हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम स्टार्ट करें अपना नेक्स्ट चैप्टर, 6 चैप्टर। ओके, ये चैप्टर अपना 6। अभी तक हमने टोटल 5 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए। ओके, 5 चैप्टर्स हमने पूरे कर लिए अभी तक, जिनमें से फर्स्ट जो चैप्टर था अपना वो था इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स। इसमें क्या था, हमने इलेक्ट्रिक चार्ज और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पार्ट है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक का पार्ट तो आप ऑटोमेटिकली समझ जाते हो कि यहाँ पर किसी भी चार्ज की स्टेशनरी, ओके, स्टेशनरी जो चार्ज था उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। ठीक है, इसके बारे में हमने डिस्कस किया था। जो चार्ज रेस्ट में था या स्टेशनरी था उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है, क्या क्या वो चार्ज अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, किस तरीके से वो फोर्स लगाता है, फ्लक्स एग्जर्ट करता है, ये सब हमने यहाँ पर डिस्कस किया था फर्स्ट चैप्टर में। ओके, फिर इसके बाद हमने डिस्कस किया था चैप्टर नंबर 2, और इस चैप्टर में हमारे पास क्या था, पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ओके, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। अब यहाँ पर पोटेंशियल क्या होता है, इट इज रिलेटेड टू पोटेंशियल एनर्जी, कि किसी भी चार्ज पार्टिकल को हम इनफाइनाइट से किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर लेकर आ रहे हैं, तो उस चार्ज पार्टिकल को लेकर आने में, उसको ट्रांसफर करने में कितना वर्क डन आपको करना पड़ेगा, वो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के इक्वल होगा। ठीक है, तो वो हमने यहाँ पर डिस्कस किया था अलग अलग फॉर्म में। और इसके बाद जो किसी भी कंडक्टर की कैपेसिटी, कि हाउ मच चार्ज दैट कंडक्टर कैन स्टोर इनसाइड इट। ओके, तो दैट कैपेसिटी वी हैड डिस्कस्ड इन दिस चैप्टर नंबर 2 ऑल्सो। ओके, तो हमने ये यहाँ पर डिस्कस कर लिए थे 2 टॉपिक। फिर हमारे पास जो टॉपिक आया था वो था चैप्टर नंबर 3, और थर्ड चैप्टर में हमने जो टॉपिक डिस्कस किया था वो था करंट इलेक्ट्रिसिटी, और आप इसको डायरेक्ट इलेक्ट्रिक करंट भी कह सकते हो। कि अब यहाँ पर जो इन 2 चैप्टर्स में चार्ज स्टेशनरी था, अब थर्ड चैप्टर में वही चार्ज किस कंडीशन में आ गया, ये मूविंग चार्ज हो गया, चार्ज की मोशन स्टार्ट हो गई। और जैसे ही चार्ज की मोशन स्टार्ट हो रही है, यहाँ पर मूविंग चार्ज हमेशा एक इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस कर रहा है, और जैसे ही चार्ज इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करेगा तो हम वहाँ पर करंट इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट कर देते हैं। तो इस चैप्टर में हमने कोई भी चार्ज है वो मूव कैसे करता है, मूव करने की क्या उसके कॉजेज है, जैसे आपको हमने बताया था कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस या इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने पर कोई भी चार्ज पार्टिकल एक साइड से दूसरे साइड तक मूव करेगा। ठीक है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ पॉजिटिव चार्ज मूव करता है, और लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल तक इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। ठीक है, ये हमने इस चैप्टर में डिस्कस कर लिया था। फिर जो चार्ज मूव कर रहा है या जो करंट फ्लो हो रही है, इसके अंदर फ्लो के अंदर कितना ज़्यादा ऑब्स्टेकल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, जितना ज़्यादा ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं उसके अंदर, वही क्या हो जाएगा, उस कंडक्टर का रेसिस्टेंस हो जाएगा। वो भी हमने इसी चैप्टर के अंदर डिस्कस किया था। फिर रेसिस्टेंस कैलकुलेट करने के अलग अलग मेथड्स थे, जिसमें कि व्हीटस्टोन ब्रिज आ गया था, पोटेंशियल मेजर करने का मेथड आ गया था, पोटेंशियोमीटर आया था। ठीक है, तो ये सब जो टॉपिक है वो हमने यहाँ पर डिस्कस किए थे। किरचॉफ्स लॉ है, ठीक है, सेल इक्वेशन है, वो सब हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी में डिस्कस कर लिया था। फिर हमारे पास 4th चैप्टर आया था मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। ओके, ये ध्यान रखना आपको, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। तो हमने क्या किया, सबसे पहले चार्ज स्टेशनरी था, उसके बारे में डिस्कस किया 2 चैप्टर्स में। थर्ड चैप्टर में जो मूविंग चार्ज, जो स्टेशनरी चार्ज है वो मूव करने लग गया था, ये हमने डिस्कस किया। और 4th चैप्टर में जब मूविंग चार्ज हमने डिस्कस कर लिया था, तो उस मूविंग चार्ज की इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज के अलावा जो उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज थी, उनके बारे में हमने डिस्कस करना स्टार्ट कर दिया। तो ये कौन से चैप्टर में था, ये 4th चैप्टर में था। ये हमने बहुत अच्छे से किया था। अगर आपने वो चैप्टर में थोड़ा कंफ्यूजन हो तो उन वीडियोस को, आप लेक्चर्स को आप दोबारा देखो एक बार, आपको ऑटोमेटिकली सारी चीजें 1 बाय 1 ऑटोमेटिकली रिकॉल होगी और क्लियर होने लग जाएगी। ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये आपके समझ में आएगा तो ये वाला नेक्स्ट वाला चैप्टर आपके समझ में आएगा, ये मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं। ठीक है, इसमें क्या था, लॉरेंट्ज फोर्स, मूविंग चार्ज पार्टिकल पर मैग्नेटिक फील्ड में कितना फोर्स लगेगा, लॉरेंट्ज फोर्स इसमें था। ठीक है, फिर इसके बाद एक करंट कैरिंग वायर है, उसके ऊपर फोर्स कितना लगेगा,
उसकी डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन के लिए कौन दिया था, एक लॉ दिया था आपको, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ओके, फिर एक लाइन करंट कैरिंग वायर है या सर्कुलर करंट कैरिंग वायर है, उसके अंदर कितना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, तो मैग्नेट कितना प्रोड्यूस होगा वो भी हमने इसी चैप्टर के अंदर डिस्कस किया था, वो था बायो-सावर्ट्स लॉ। फिर इसके बाद हमने एम्पियर्स लॉ डिस्कस किया था। एम्पियर्स लॉ के बाद दो पैरेलल करंट कैरिंग वायर है, उसमें कितना फोर्स लगने वाला है वो भी इसी चैप्टर में आया था आपके। ठीक है, तो ये सारे चैप्टर, ये सारे टॉपिक हमने 4th चैप्टर में डिस्कस किए थे, एमसीजी भी इसी में था। फिर हमारे पास जो चैप्टर आया था वो आया था चैप्टर नंबर 5, और इसके लिए आप कह सकते हो ये चैप्टर था मैग्नेटिज्म एंड मैटर। मैग्नेटिज्म एंड मैटर, मैग्नेटिज्म एंड मैटर से क्या रिलेशन है कि मैग्नेटिज्म हमने यहां पर स्टार्ट किया था 4th चैप्टर में, लेकिन ये करंट के थ्रू मैग्नेटिज्म था, लेकिन यहां पर हमने उसी मैग्नेटिज्म को डिस्कस किया, लेकिन अब वो मैग्नेटिज्म करंट से रिलेटेड नहीं था, बल्कि अब वो सब्सटेंस से रिलेटेड था, जो मैग्नेटिक सब्सटेंस थे उनसे रिलेटेड था। और मैग्नेटिक सब्सटेंस से रिलेटेड जो मैग्नेटिज्म होगा उसके लिए हमने यूज किया था मैग्नेटिज्म एंड मैटर। कौन से मैटर है जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रखते हैं, वो है बार मैग्नेट्स, उनको आप मैग्नेट्स कहते हो। बार मैग्नेट एक टाइप का मैग्नेट है, हॉर्सशू मैग्नेट भी आता है, सेमी सर्कल मैग्नेट भी आता है, बार मैग्नेट भी आता है। एक मेटेलिक रोड होती है ये बार मैग्नेट, जिसका एक पोल नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करता है, एक पोल उसका, एक साइड उसका साउथ पोल की तरह बिहेव करता है। जब भी आप उसको फ्री सस्पेंड करते हो तो वो नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन के अलोंग अलाइन होगा, हमेशा ऐसा होगा। जब भी आप किसी एक मैग्नेटिक डायपोल को फ्री एक थ्रेड से सस्पेंड करोगे, वो हमेशा नॉर्थ टू साउथ अलाइन होगा। जो इसका एंड नॉर्थ की तरफ अलाइन होगा वो नॉर्थ पोल कहलाएगा। ठीक है, नॉर्थ की तरफ अलाइन होने वाला पोल नॉर्थ पोल, और जो इसका एंड साउथ पोल की तरफ अलाइन होगा वो कहलाएगा इसका कौन सा पोल, साउथ पोल कहलाएगा। ठीक है, तो ये सब आपने इस 5th चैप्टर के अंदर डिस्कस किया था। फिर इसके बाद हमने उस बार मैग्नेट के कारण मैग्नेटिक फील्ड, इसके कारण लगने वाला फोर्स, इसके कारण आपके जो अलग अलग सब्सटेंस है, जैसे पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है, ये सब भी आपने इसी चैप्टर में डिस्कस किया था। ठीक है, और अलग अलग मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, मैग्नेटिक मोमेंट इसमें आपने डिस्कस किया था, मैग्नेटिक इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, ये सब भी आपने डिस्कस किया था, और रिलेटिव परमेबिलिटी, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, ये सब आपने 5th चैप्टर में डिस्कस किए थे। ठीक है ना, तो ये हमारा अभी तक का जो टोटल रिवीजन था वो एक शॉर्ट रिवीजन करवा दिया मैंने आपको। ठीक है ना, इन 5 चैप्टर्स में। लेकिन अब आपको यहां पर ये देखना है कि ये सीक्वेंस क्या है। सीक्वेंस क्या थी, यहां पर हम पढ़ किसके बारे में रहे हैं, चार्ज के बारे में रहे हैं। ठीक है, हमेशा। अब ये चार्ज के कारण क्या क्या प्रॉपर्टी है, सबसे पहले प्रॉपर्टी आ रही है यहाँ पे, चार्ज इन रेस्ट। ठीक है, 1st एंड 2nd चैप्टर में ये हमने पढ़ा था। फिर क्या हुआ, चार्ज जो रेस्ट में था अब वो मोशन में आ गया या मूव करने लग गया 3rd चैप्टर में, तो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो गई। अब इस इलेक्ट्रिक करंट के कारण ही साथ एम्पियर्स ने, बायो-सावर्ट्स ने, ये जो डिफरेंट अलग अलग साइंटिस्ट थे, इन्होंने लॉ देने लग गए, ये स्टडी करने लग गए, तो इसी मोशन के कारण क्या जनरेट हो गया, मैग्नेटिज्म जनरेट हो गया। लेकिन साथ में इसके पैरेलल या इसके भी कुछ पहले एक और ब्रांच पहले ही आ चुकी थी जो मैग्नेटिक्स थी, लेकिन ये सब्सटेंस के बारे में डिस्कस करती थी, केवल करंट के बारे में नहीं, ये सब्सटेंस के बारे में भी डिस्कस करने लग गई थी। तो हमने यहां पर, हम इसको क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक सब्सटेंस बोलेंगे 5th चैप्टर को। ठीक है, ये 1st 2nd चैप्टर में था, ये 3rd चैप्टर में आ गया, ये 4th चैप्टर में आ गया, और ये 5 चैप्टर में आ गया। तो ये सारे 5 चैप्टर हमने अगर अच्छे से कर लिए हैं, अगर किसी को कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है कहीं पर, आप जो वीडियोस है, जो लेक्चर्स है आपको, वो दोबारा एक बार उनको रिवाइज कर सकते हो, मेंशन कर सकते हो, क्योंकि अभी आपके पास बहुत टाइम है। अगर अब एक बार आपने रिवाइज कर लिया तो उसके बाद आके किसी भी टॉपिक में आपको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है ना, तो ये तो हमारे जो अभी तक हमने 5 चैप्टर्स किया उनका डिस्कशन है। अब हम आते हैं इसके ऊपर, जो 6th चैप्टर है आपका, इसके अंदर क्या है,
इसी सीक्वेंस को हमने आगे बढ़ा दिया। क्या कि यहां पर 4th चैप्टर में हमने किया था कि इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नेटिक बिहेवियर। ओके, तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रही थी, चार्ज मूव कर रहा था, वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा था 4th चैप्टर में। यहां पर क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। मींस इंडक्शन तो है, लेकिन वो किसके लिए है? इन दोनों के लिए है, इन दोनों में किसी एक से लेकर दूसरे में रिलेशन है, ठीक है ना। तो यहां पर हमने क्या किया, मैग्नेटिज्म को, पहले जो साइंटिस्ट आए थे उन्होंने कहा कि मैग्नेटिक फील्ड को इलेक्ट्रिसिटी से प्रोड्यूस किया जा सकता है, कि इलेक्ट्रिक करंट को यूज करके मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस किया जा सकता है, कि इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। लेकिन आने वाले साइंटिस्ट इसको प्रूव करने लग गए, जिनमें से फैराडे एंड हेनरी, ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, ठीक है ना। फैराडे और हेनरी ने क्या किया कि मैग्नेटिज्म को यूज करके इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दिया। तो हमने यहां पर डिस्कस किया कि देयर इज समथिंग इन द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक करंट विच वी हैव टू कनेक्ट विद द मैग्नेटिज्म। ओके, तो ये आपका 6th चैप्टर का पूरा डिस्कशन इसी के ऊपर चलेगा, मैग्नेटिज्म टू इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। अब हम इसकी इलेक्ट्रिक करंट के कॉजेज, प्रोड्यूस होने की, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होने की डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक करंट की प्रोड्यूस होने की स्ट्रेंथ, इसके अंदर लगने वाला फोर्स, इसके अंदर लगने वाला वर्क डन, ये सब हम इस चीज में डिस्कस करेंगे, चैप्टर नंबर 6 में करेंगे, ठीक है ना। तो इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो एक फैराडे ने इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट किया था, वो करेंगे। लेकिन उसके पहले हमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, फिजिकल क्वांटिटी या नई फिजिकल क्वांटिटी आएगी, उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो देखो यहां पर हमारे पास है मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक बहुत इंपॉर्टेंट क्वांटिटी है, लेकिन आपने इसका कुछ पार्ट पहले से पढ़ रखा है। कौन सा पार्ट है वो? यहां पर हम डिस्कस करेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे phi b। और आपने डिस्कस कर रखा है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, आपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑलरेडी ही पढ़ रखा है चैप्टर नंबर 1 में। अगर आपके वो अच्छे से ध्यान में है, वो अच्छे से पता है, तो ये ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ जाएगा, और नहीं भी है तो भी आ जाएगा। हम इसी तरीके से एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है ना। तो देखो क्या है, आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए फ्लक्स क्या होता है। फ्लक्स मीन्स कि आप कोई भी एक गिवन एरिया है, उस गिवन एरिया में से अगर जो कोई भी पास हो रहा है, व्हेन समवन और समथिंग इज पासिंग फ्रॉम ए गिवन एरिया, तो दैट एंटिटी इज द फ्लक्स ऑफ दैट एरिया, दैट सरफेस। समझ में आ गया? इतना ही है। जैसे मान लो कोई गेट है, कोई दरवाजा है, उसके अंदर से हम निकल रहे हैं, हम कितने स्टूडेंट्स उसके अंदर से निकले, वो उसका क्या हो जाएगा, उसका फ्लक्स हो जाएगा, उस दरवाजे का फ्लक्स हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहां पर मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल कंसिडर कर रहा हूं। सपोज आपके पास एक कोई यहां पर एक ऐसा सरफेस है, ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, ठीक है। ये आपके पास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है बी, और यहां पर आपको एक सरफेस रख दिया, आपने ये सरफेस रख दिया, ठीक है। इस सरफेस का, इस एरिया का एरिया एलिमेंट जो होगा, इस एरिया एलिमेंट की डायरेक्शन होगी सपोज ये, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड दिस वन इज द डायरेक्शन ऑफ दिस एरिया एलिमेंट डी ए, और आप इसको सिंपली ए ही कंसिडर कर सकते हो, ठीक है ना, ए कंसिडर कर लो, ठीक है। और ये वेक्टर होगा तो इसके आपने ऊपर बी वेक्टर लगा दिया। अब देखो यहां पर इन दोनों के बीच में कोई ना कोई एंगल होगा, ये एंगल होगा एंगल थीटा। जब ये एंगल थीटा है तो यहां पर इन दोनों, इस एरिया से पास होने वाले मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए बी और ए पर तो डिपेंड करेगा ही करेगा, लेकिन साथ ही साथ ये किस पर डिपेंड करेगा, इस थीटा पर भी डिपेंड करेगा, ठीक है ना। इसके ऊपर भी डिपेंड करेगा। कैसे होगा, एक मैं आपको एक एनालॉजी बता देता हूं। देखो सपोज ये अपने पास एक पेज है, ठीक है, पेपर है ये। अगर हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस तरीके से होगी, चौक को देखना आप ध्यान से, इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइन होगी और ये मैंने एरिया रख दिया, ठीक है। तो अब यहां पर इसके थ्रू पास होने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइन मैक्सिमम होगी कि नहीं होगी, इसके थ्रू मैक्सिमम फील्ड लाइन पास होगी। लेकिन अगर मैंने क्या किया,
इसको रोटेट कर दिया थोड़ा, और जब मैं इसको रोटेट कर रहा हूं तो अब इसके थ्रू मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास तो होगी, लेकिन नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू दिस सरफेस इज लेस देन द प्रीवियस वन। ओके, जो पहले वाला जो था उससे तो कम होगा, कम हो जाएगा। एरिया भी वही है, मैग्नेटिक फील्ड भी वही है। डिपेंड कौन कर रहा है कि इन दोनों, इस मैग्नेटिक फील्ड और इस एरिया के बीच में जो थीटा एंगल है उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो आप यहां पर क्या लिख सकते हो कि दिस मैग्नेटिक फ्लक्स फाई बी इज इक्वल्स टू बी इंटू ए। तो डायरेक्ट हो गया, लेकिन ये तो कब था, ये तो इस कंडीशन में था, लेकिन जैसे ही आपने इसको चेंज किया मैग्नेटिक फील्ड लाइन भी चेंज हो गई। और आपको पता है अगर मैं इसके पैरेलल कर दूं, ये आपके सामने है, इसको मैं पैरेलल कर दूं ऐसे, और जैसे मैंने पैरेलल किया इतने ही में ये जो आपके मैग्नेटिक फील्ड लाइन है इसके पैरेलल हो गई, इसके को क्रॉस करके एक भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन नहीं जा पाएगी। ठीक है, तो इसलिए हम यहां पर थीटा एंगल को भी कंसिडर करना है। तो ये क्या हो जाएगा, बी ए कॉस थीटा। ओके, बी मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया इंटू कॉस थीटा। तो दिस इज आवर मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स को अगर हम सिंपली डिफाइन करें तो आप दो लाइन में कह सकते हो, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू ए गिवन एरिया इज नोन एज मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फ्लक्स। ओके, तो ये आपका मैग्नेटिक फ्लक्स हो गया। अब देखना यहां पर मैग्नेटिक फ्लक्स में कॉस थीटा कौन से प्रोडक्ट में आता है, एरिया। एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है, यहाँ पे बी मैग्नेटिक फील्ड ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। कॉस थीटा कौन से प्रोडक्ट में आता है, स्केलर प्रोडक्ट में आता है। तो आप इसको ये भी लिख सकते हो बी डॉट ए, आप इसको ये भी लिख सकते हो। तो जो बी डॉट ए है ये क्या हो गया, स्केलर प्रोडक्ट हो गया। दो वेक्टर क्वांटिटीज का स्केलर प्रोडक्ट का रिजल्ट क्या आएगा, हमेशा स्केलर क्वांटिटी आएगा। तो आपको ये पता चल गया फाई बी इज ए स्केलर क्वांटिटी। तो ये एक तरह की स्केलर क्वांटिटी है, बट यू मस्ट नो दिस, बी एंड ए आर वेक्टर क्वांटिटी। ये वेक्टर्स हैं, लेकिन इनका जो रिजल्ट आया है ये क्या है, ये स्केलर आया है। तो ये आपको यहां पे क्या रखना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा बहुत ही अच्छे से। अब यहां पर इस मैग्नेटिक फ्लक्स की क्या जाएगी, यूनिट। यूनिट क्या होती है मैग्नेटिक फ्लक्स की, मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट होगी हमेशा, ध्यान रखना, इसको हम वेबर कहेंगे। ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट आएगी वेबर। ऐसा यूनिट है ये इसकी, एसआई यूनिट। और अगर आप डेराइव्ड यूनिट्स की बात करो तो आपको पता है दिस फाई बी इज इक्वल्स टू बी इंटू ए कॉस थीटा। ओके, बी इंटू ए कॉस थीटा। तो आपको पता है बी क्या, बी इज अ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट क्या होती है, टेस्ला। इसकी यूनिट है टेस्ला। ए एरिया मीटर स्क्वायर। तो आप इसको कह सकते हो टेस्ला मीटर स्क्वायर इक्वल्स टू वेबर, और इसको आपने वेबर एक स्पेशल नाम दे दिया। ठीक है, अब यहां से एक चीज और है, क्या, यहां से आपको यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की भी मिल गई, यानी बी की यूनिट भी मिल गई आपको यहां से। वो क्या मिली, B इज इक्वल्स टू फाई अपॉन ए। यहां से देखो B इक्वल्स टू फाई अपॉन ए, और फाई की यूनिट क्या है, वेबर है। वेबर अपॉन मीटर स्क्वायर। वेबर पर मीटर स्क्वायर इज ए W अपॉन मीटर स्क्वायर। W वेबर पर मीटर स्क्वायर इक्वल्स टू द SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, एंड वेबर इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। ये दोनों ही आपको बहुत अच्छे से ध्यान में होने चाहिए। ठीक है, इसके बारे में तो स्टूडेंट्स अपना जो इसके बाद जो टॉपिक आएगा, हम इस मैग्नेटिक फ्लक्स की डायमेंशंस फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड आउट कर लेते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स का। तो ये देखो कैसे आएगा, यूनिट आपने फाइंड आउट कर ली, डायमेंशनल फॉर्मूला और देखते हैं। ठीक है, तो देखो डायमेंशनल
फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स फाई बी। ओके, तो ये दो कैसे आएगा, देखो सबसे पहले आपके पास ये है फाई बी इज इक्वल्स टू बी ए कॉस थीटा। ओके, एरिया कॉस थीटा की तो कोई डायमेंशन होगी नहीं, तो इसको तो आप हटा सकते हो। एरिया की डायमेंशंस हो जाएगी एल स्क्वायर। बी की डायमेंशन फॉर्मूला आपको अभी भी पता नहीं है, अगर पता है तो डायरेक्ट बी की लिख दो, अगर नहीं है तो जो मैं कह रहा हूं वैसे कर लो। ठीक है, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। ठीक है ना, आपको पता है लॉरेंट्ज फोर्स के बारे में आप जानते हो क्या? लॉरेंट्ज फोर्स F इक्वल्स टू होता है क्यू वी बी साइन थीटा। ओके, थीटा अगर 90 है तो ये क्यू वी भी हो जाएगा। तो यहां से आपके पास B की वैल्यू आ गई B की वैल्यू आ जाएगी F अपॉन क्यू वी। V इज ए वेलोसिटी, तो अब ये वाली वैल्यू यहां पे रख दो, तो आपके पास फाई बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये आ जाएगी F अपॉन क्यू वी इंटू ए कॉस थीटा। देखो हो सकता है ये फॉर्मूला कैसे भी हो, ये यहां पर कैसे भी हो, लेकिन यहां पर इन दोनों फॉर्मूला की डिपेंडेंसी को यूज करके हम केवल और केवल मैग्नेटिक फ्लक्स की डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड आउट करने के लिए यूज कर रहे हैं। ये अदर काम में इसको यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते वो बात की बात है, हम यहां पर केवल इसको डायमेंशनल फॉर्मूला के लिए यूज कर रहे हैं, ये बात आप ध्यान रखना। ठीक है ना, तो देखो आगे अब क्या आ जाएगा, फाई की डायमेंशंस लिख दो आप यहां पे। फाई की डायमेंशंस आएगी F इज अ फोर्स, तो फोर्स कितना होगा? M1 L2 T -2, ये फोर्स हो गया। एरिया L का स्क्वायर, Q चार्ज होता है ना, चार्ज का होता है A1 T1, फिर होता है V फॉर वेलोसिटी L1 T -1। इसको सोल्व कर दो, फाई के आपके यूनिट्स आ जाएंगी, तो इसको सोल्व करने पर क्या आएगा? फाई बी इज इक्वल्स टू M, देखो M1 ही है केवल, M1 L1 2 3 4, बट दिस इज -1, तो +3 आ जाएगा ये। फिर टाइम, ये -2 है, ये -1 है नीचे, ये +1 है, -1 +1 नीचे वाले तो कैंसिल हो गए, ये -2 बच गया, T -2, और कौन है लास्ट में यहाँ पर? एम्पियर, A -1 आ जाएगा। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रो मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स का ये डायमेंशनल फॉर्मूला है। अब इसके बाद इस मैग्नेटिक फ्लक्स को यूज करके, और इसको हम एक और चीज़ डिफाइन कर देते हैं थोड़ा, कि इसकी जो मैक्सिमम कंडीशन है और मिनिमम कंडीशन है ये कैसे होगी, ये और डिफाइन कर लेते हैं। ठीक है ना, तो देखो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नेटिक फ्लक्स का जो फॉर्मूला है वो क्या है? मैग्नेटिक फ्लक्स का जो फॉर्मूला है वो है आपके पास फाई बी इज इक्वल्स टू बी ए कॉस थीटा। ठीक है, अब इसको आगे सोल्व करने के लिए देखो क्या करते हैं। इफ थीटा इक्वल्स टू 0, थीटा 0 कब होगा? देखो थीटा 0 उस कंडीशन में होगा जब हमारा ये जो एरिया है, एरिया तो इस डायरेक्शन में है, ये एरिया है ना, ये सरफेस है, सरफेस का एरिया वेक्टर इधर होगा, इस डायरेक्शन में होगा, और हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी इसी डायरेक्शन में है, तो दोनों का एंगल 0 हुआ कि नहीं हुआ? मैं इस प्लेन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं इस एरिया वेक्टर की बात कर रहा हूं। ठीक है, तो इस कंडीशन में दोनों का एंगल क्या होगा? 0 होगा। जब 0 होगा यहां पर, तब क्या होगा? ये A एंड B आर पैरेलल। इस कंडीशन में एरिया थीटा इक्वल्स टू होगा 0 यहां पे। जब थीटा इक्वल्स टू 0 होगा तो आप देखो फाई बी इज इक्वल्स टू बी ए कॉस थीटा, एंड थीटा इक्वल्स टू 0, तो आपके पास आ गया बी ए कॉस 0 इक्वल्स टू फाई बी, और ये वैल्यू कितनी आ गई?
बी ए कॉस जीरो की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 और आपके पास वैल्यू आ गई 5b इक्वल्स टू बी इंटू ए। ये आपके पास फर्स्ट कंडीशन आ गई कि इस तरीके से आप इसको डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अपनी जो सेकंड कंडीशन है उसके लिए देखो, इफ थीटा इक्वल्स टू 90, अब क्या हो गई बी एंड ए आर परपेंडिकुलर, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। उस कंडीशन में 5b इक्वल्स टू बी ए कॉस थीटा, थीटा इक्वल्स टू कितना 90, तो आपके पास आ जाएगा बी ए कॉस 90 और कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है 0 होती है। तो आपके पास 5b इक्वल्स टू भी कितना आ गया 0, कि अगर थीटा एंड मैग्नेटिक फील्ड, ओके, मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो तो नेट फ्लक्स की वैल्यू आ गई 0। और अगर थर्ड कंडीशन में कंसिडर कर लूं थीटा इक्वल्स टू 180, तो इसमें क्या होगा B एंड A, एरिया एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ आर एंटी पैरेलल। अगर ये एंटी पैरेलल है, ठीक है, अगर दोनों एंटी पैरेलल मींस मैग्नेटिक फील्ड तो इस डायरेक्शन में जा रहा है और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन इसके ऑपोजिट है, तो एंटी पैरेलल हुए। अब जैसे ये एंटी पैरेलल होंगे तो एंगल कितना बनेगा 180 बनेगा। और इस कंडीशन में 5b इक्वल्स टू आपका आ जाएगा बी ए कॉस 180 एंड कॉस 180 की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर बी ए इंटू -1 और आप यहां पर लिख सकते हो माइनस बी ए। ओके, अब यहां पर ये माइनस जो साइन है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये माइनस साइन इंडिकेट ये कर रहा है कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज ऑपोजिट टू एरिया वेक्टर एंड इट इज ऑल्सो ऑपोजिट टू प्रीवियस वन, दिस वन। ओके, तो यहां पर मैग्नेटिक फ्लक्स स्केलर क्वांटिटी है, तो स्केलर क्वांटिटी तो क्या होगा यहाँ पर डायरेक्शन कैलकुलेशन के टाइम पर हम इसको एल्जेब्रिक सम से सॉल्व करेंगे, हम इसको वेक्टर एडिशन से सॉल्व नहीं करेंगे। ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स नेगेटिव हो सकता है जब ये किसी सरफेस के इनसाइड मूव कर रहा हो और मैग्नेटिक फ्लक्स पॉजिटिव होता है जब ये किसी सरफेस के आउटसाइड मूव कर रहा हो। ठीक है, तो ये सब हमने यहाँ पर आज के टॉपिक में डिस्कस किया है। नेक्स्ट टॉपिक में हम डिस्कस करने वाले हैं फैराडेज एक्सपेरिमेंट, कि फैराडे ने जो एक्सपेरिमेंट किया था मैग्नेटिक से रिलेटेड, वो हम नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे। और नेक्स्ट चैप्टर में हम हेनरीज एक्सपेरिमेंट भी कर लेंगे और फैराडेज लॉज भी हम नेक्स्ट लेक्चर में कर पाएंगे। इतना वर्क हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू। और आप ज़्यादा से ज़्यादा इनको वर्क को कंप्लीट करें और इन वीडियोस को देखें, जिससे कि क्या आपका जो कॉन्सेप्ट है ऑटोमेटिकली डेवलप होता जाएगा। ठीक है, थैंक यू एवरीवन।